कमेटी के मेंबर सर्किट हाउस में मंत्री ओटाराम जी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि ये मंदिर की जमीन, आस्था की जमीन, हमारे धर्म की जमीन को बेचान किया गया गलत तरीके से, इस पर एक्शन होना चाहिए। मंत्री ओटाराम देवसी ने थूथकार कर उनको वहां से, मैं एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन भगा मतलब उनको भगा दिया लगाकर। तो सिरोही में हमारे मंदिर के साथ खुर्द-बुर्द हुआ, तो इस पूरे मामले में ओटाराम जी चुप क्यों? ओटाराम जी इस पूरे मामले में एक्शन इसके लिए नहीं लिए क्योंकि मंत्री के बेटे विक्रम देवासी और उनकी मित्र मंडली, जिसमें कोई भूमाफिया है, कोई हिस्ट्री शीटर्स है, कईयों पे कई मुकदमे हैं, वह आए दिन उनके साथ बैठते हैं और इस पूरे मामले में उनके साथ शामिल है। जब भूमाफिया आए तो ये सीधा विक्रम देवासी पे एफआईआर आती है। तो क्या बाप अपने बेटे को जेल में डालेगा? क्या बाप तेजराज सोलंकी को जेल में डाल देगा, लेकिन बाप अपने बेटे को जेल में नहीं डालेगा। इस पूरे मामले में प्रशासन को लगभग 75 लाख रुपए के कमीशन में कोई लॉ देखा नहीं, कोई रूल देखा नहीं, रूल्स की धज्जियां उड़ा दी और 69A के तहत ये जारी कर दिया। तो अब करोड़ों रुपए की लेन देन, कितने करोड़ रुपए आए तो कहां से आए, किसको दिए, किसको जाने, सरकारी रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? तो ये टैक्स इवेशन है, इसमें सीधे रूप से ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें ओटाराम जी पर अभी कोई भरोसा नहीं है। सिरोही के बीजेपी को कौन चला रहा है? अपने आप को किसान नेता कह रहा है, वो दारू का व्यापार कर रहा है, स्पा चला रहा है। स्पा चलाने वाला आज बीजेपी को चला रहा है। दारू का ठेकेदार बीजेपी चला रहा है, राम राज्य की बात कर रहा है कि इस कुशासन वाली सरकार में मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारे संत महात्मा सुरक्षित नहीं है, तो जनता का क्या हाल होगा? नमस्कार, आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा कि पिछले 2.5 साल से जो भी सरकार की योजनाएं, जो कार्यप्रणाली चल रही है, जिसने सच को सच और गलत को गलत आप बेबाकी से जनता के बीच रख रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है राम जरोका भूमि प्रकरण को लेकर। आप सभी को ज्ञात है कि राम जरोका के भूमि प्रकरण में जिस तरीके से अवैध तरीके से 8 पट्टे 69A के तहत जारी किए थे और करीबन इस पूरे मामले में 8 से 10 करोड़ की लेन देन हुई थी, ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। ये केवल ना ही 8-10 करोड़ तक ये घोटाला सीमित है, ये लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला है। और इसमें राम जरोका मंदिर की और कई सारी अन्य प्रॉपर्टी है जो जगह जगह सिरोही जिले में फैली हुई है, वो सारी जमीनें भी इस पूरे घोटाले के चपेट में आई है। मैं लंबे समय से इस पूरे मामले को बेबाकी से जनता के बीच उठा रहा हूं और मैंने एक हैशटैग भी चलाया था कि बाप बेटा पट्टा चोर, जिसमें मैंने पहले दिन से ये कहा था कि सिरोही के विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी उस पूरे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 ऐसे गंभीर विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा जिसमें मैं प्रूव कर दूंगा, आज साबित कर दूंगा कि सिरोही के विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवसी इज द मोस्ट करप्टेड मिनिस्टर ऑफ श्री भजनलाल शर्मा गवर्नमेंट। राज्य मंत्री ओटाराम देवसी एक भ्रष्ट मंत्री है और मुझे दुख भी हुआ कि अभी तक इस पूरे इतने बड़े मामले में ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ना ही उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। ये गंभीर विषय है। आप सभी को पता है, मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है। सिरोही, देवनगरी सिरोही में हजारों मंदिर हैं और मंदिर की सुरक्षा, मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। और जब अगर मंदिर की जमीन के साथ कोई खिलवाड़ होता है, हम ये समझते हैं कि हमारे आस्था के साथ ठेस पहुंची है और ये सीधे रूप से हमें आहत करता है, क्योंकि मंदिर की जमीन इमॉर्टल होती है, जो ना ही बेची जा सकती है, ना ही खरीदी जा सकती है। तमाम हम सब लोगों को पता है। और इस पूरे राम जरोका मामले में ये पूरी जो घटना हुई और जिस तरीके से प्रशासन और सिरोही के जनप्रतिनिधि कार्रवाई किए, इसमें पूरी सिरोही ठगी महसूस कर रही है, क्योंकि उनके जितने प्रोसेस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि
मंशा तो नहीं है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ऊपरी ऊपरी रूप से खुर्द-बुर्द करने का काम जारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला विषय एक आता है कि राम झरोका मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर महामंदिर और राजगुरु स्थान के लगभग 9 से 10 प्रॉपर्टियां हैं इस पूरे सिरोही जिले में, चाहे वह मनादर में हो, ज्ञान सागर हो, हित सागर हो, चाहे रोहिड़ा में द्वारकाधीश हो, लाज शिवगंज पंचायत में हो, आबू रोड में हो, स्वरूपगंज में, ऐसे कई जगह पर 20 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, ऐसे कई सारी जमीन, करोड़ों की संपत्ति मौजूद है। आप सभी को इस चीज का पता है। तो संत जयराम दास जी जो राम झरोका मंदिर के महंत हुआ करते थे, उन्होंने 2001 में जब उनकी सेहत बिगड़ी तब उन्हें यह प्रतीत हो गया कि अब आगे की कार्यकारिणी तैयार करनी है कि आगे मंदिर को कौन संभालेगा। उसको देखते हुए संत जयराम दास जी ने एक ओरिजिनल वसीयत इस पूरे मंदिर के माध्यम में एक ही वसीयत जो संत जयराम दास जी ने एग्जीक्यूट की थी वह है 20 मार्च 2001। इस वसीयत में ये अहमदाबाद में एग्जीक्यूट की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से जयराम दास जी ने ये कहा कि मेरे उपरांत, जब उनकी काफी सारे किडनी रिलेटेड कई सारे इश्यूज थे, मेरे उपरांत संत सीताराम दास जी महाराज महंत बनेंगे। और एक उन्होंने 11 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, सीताराम दास जी के अलावा 11 लोगों की कमेटी। ये कमेटी के मेंबर कौन है? ये तीनों पीढ़ी से मंदिर में सेवाएं देते आ रहे हैं और जयराम दास जी के करीबी जो सहयोग देते हैं मंदिर में निस्वार्थ भाव से, वह कमेटी के मेंबर बनाए इस पूरे वसीयत में और स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर संत जयराम दास जी महंत रहेंगे और 11 लोगों की कमेटी रहेगी और ये कमेटी केवल देख रेख करेगी, पूजा पाठ ध्यान रखना और जितनी भी दुकानों का जो किराए पे देते हैं उनको पूरा मेंटेनेंस रूप से ही देखा जाएगा। इस पूरी मंदिर की जमीन को ना बेचा जा सकता है और ऐसा कुछ लीज पे भी देने का कोई प्रावधान हो तो कमेटी भी फैसला लेगी, केवल एक व्यक्ति अपना वीटो करके इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये 2001 20 मार्च 2001 की बात, ये ओरिजिनल वसीयत है। इस पूरे राम झरोका के 8 पट्टे का जो मामला हमारे बीच जो 8वां महीना 2025 में आया, इस पे आप देखेंगे तो 2 वसीयत का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक फर्जी वसीयत 8/3/2001 में एग्जीक्यूट की गई थी, जिसमें आप देखेंगे ये जोधपुर में की गई थी 2023 में, और इसमें जो संत जयराम दास जी के साइन है वो फॉर्ज्ड है और जो कमेटी है सलाहकार कमेटी, उनके अध्यक्ष नटवरलाल जी पटेल, उनके साइन फर्जी है और देवाराम जी अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके भी साइन फॉर्ज्ड है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब एक जमीन पे एक विल होती है तो ये 2 विल जब सामने आई तो क्या सिरोही का प्रशासन और जनप्रतिनिधि की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती कि इसकी फॉरेंसिक जांच की जाए कि ये फर्जी वसीयत के पीछे कौन लोग मौजूद है? ये तो प्योर रूप से 420 का मामला हो गया, ये तो धोखाधड़ी 420 हो गया। सिरोही देवनगरी की भूमि, हजारों मंदिर है, एक फोर्ज विल के आधार पे जमीनों का बेच लेन हो रहा है, आप लेन देन कर रहे हो, तमाम जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हो। इस पूरे मामले में जब ये फर्जी वसीयत सामने आई तो कमेटी के अध्यक्ष नटवरलाल जी ने एक कंप्लेन जारी की। कंप्लेन ये जारी की कि पहले कोतवाली में गए, फिर एसपी ऑफिस दिसंबर महीने 2025 में गए और ये कहा कि मैं कमेटी का अध्यक्ष हूं और ये जो साइन की गई है ये मेरी नहीं है, मैं गुजरात में रहता हूं, मैं गुजराती भाषा के आदम से साइन करता हूं, तो ये मैं पहले पटेल नटवरलाल जी उस हिसाब से करता हूं, इसमें केवल नटवरलाल ऐसे करके मेंशन किया हुआ, ये मेरी साइन नहीं है, ये कंप्लेन लीजिए और एफआईआर करिए। तो पुलिस थाना अधिकारी ने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। एसपी के पास गए, एसपी की कंप्लेन कॉपी भी मेरे साथ है, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ साझा करूंगा। एसपी के पास गए कि ये कंप्लेन लीजिए, एसपी ने भी इनकार किया। अब आप बताइए
प्रशासन में बैठे अधिकारी आज सिरोही में, कल ट्रांसफर होकर पाली जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, जयपुर जाएंगे। ये तो अधिकारियों का ट्रांसफर होता रहता है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी तो आते हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है काम करना। प्रशासन किसके अधीन आता है? सरकार के अधीन आता है। जो सरकार है उसकी प्रशासन है, ये तो सीधी बात है। तो इस पूरे मामले में अगर कंप्लेन, भजनलाल शर्मा जी ने हाल ही में एक पुलिस की बैठक में यह कहा कि कोई पीड़ित अगर वो कंप्लेन करने पुलिस थाना जाता है तो ये थाने की ये जिम्मेदारी होती है कंप्लेन लेने की। मान लीजिए मैं जयपुर जा रहा हूं और जयपुर में मेरे साथ कुछ घटना घटती है और मैं कंप्लेन करता हूं, मान लो जयपुर में कंप्लेन नहीं लेते पुलिस थाना, तो मैं सिरोही आके वापस शून्य एफआईआर दर्ज करके वो एफआईआर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस माध्यम से एफआईआर, ये मेरा हर नागरिक का हक है। मेरे घर में अगर चोरी होती है और मैं पुलिस थाने जाके कंप्लेन करता हूं तो क्या वो कंप्लेन नहीं लेंगे? तो हम किसके पास जाएंगे? तो कमेटी के मेंबर सर्किट हाउस में मंत्री ओटाराम जी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि ये मंदिर की जमीन, आस्था की जमीन, हमारे धर्म की जमीन को बेचान किया गया गलत तरीके से, इस पर एक्शन होना चाहिए। मंत्री ओटाराम देवसी ने थूथकार कर उनको वहां से, मैं एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन भगा मतलब उनको भगा दिया था लटा कर। तो वहां से उनको जब भगा दिया गया, आप मुझे बताइए, ओटाराम देवसी सिरोही के विधायक के साथ साथ राज्य मंत्री के साथ साथ मुंडारा ट्रस्ट के भी तो अधीन एक है, मंदिर के भोपा जी है, पुजारी है। तो एक मंदिर के पुजारी को आस्था के प्रति सबसे ज्यादा सम्मान रहता है। आज मुंडारा में अगर जमीन के किसी कोई खिलवाड़ होता है तो क्या ओटाराम जी उस पर एक्शन नहीं लेंगे? क्या प्रशासन पे नहीं बैठाएंगे? यही राम झरोका का मामला है। मंदिर चाहे सिरोही में हो, मुंडारा में हो, कहीं भी हो, अयोध्या राम मंदिर के लिए हम सिरोही में बैठे पिंडवारा से पत्थर बेच सकते हैं। हम सिरोही से, तमाम सिरोही की जनता, जब कोई खुशखबरी आई कि अयोध्या में प्रभु श्री राम भूमि की मंदिर निर्माण होने वाला है, तो हम लोगों ने सहयोग किया। जब अयोध्या के मंदिर के लिए लड़ सकते हैं, राम राज्य के लिए लड़ सकते हैं, तो सिरोही में हमारे मंदिर के साथ खुर्द-बुर्द हुआ, तो इस पूरे मामले में ओटाराम जी चुप क्यों? फिर किस बात का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास कर रहे हैं? ओटाराम जी इस पूरे मामले में एक्शन इसके लिए नहीं लिए क्योंकि मंत्री के बेटे विक्रम देवासी और उनकी मित्र मंडली, जिसमें कोई भूमाफिया है, कोई हिस्ट्री शीटर्स है, कईयों पे कई मुकदमे हैं, वह आए दिन उनके साथ बैठते हैं और इस पूरे मामले में उनके साथ शामिल है। अब मंत्री एफआईआर करे अधिकारियों पे तो अधिकारी उन भूमाफियों पे एफआईआर करे। जब भूमाफिया आए तो ये सीधा विक्रम देवासी पे एफआईआर आती है। तो क्या बाप अपने बेटे को जेल में डालेगा? क्या बाप तेजराज सोलंकी को जेल में डाल देगा, लेकिन बाप अपने बेटे को जेल में नहीं डालेगा। 4 महीने हो गए, नटवर लाल जी की कंप्लेन पे एफआईआर नहीं होना, यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं मंत्री जी की नस दबी हुई है, कहीं क्योंकि उनके बेटे और भाजपा के कुछ नेता इस पूरे मामले में शामिल हैं। राम के नाम पे वोट मांगते हो, राम राज्य की बात करते हो, सुशासन की बात करते हो, प्रभु श्री राम के नाम पे हम आए, घर घर हम लोगों ने वोट मांगा, घर घर उनका ओटाराम जी का प्रचार किया, और जब ऐसी नौबत आई, जब हमारा मंदिर ही सुरक्षित नहीं है, तब ओटाराम जी ने हाथ खड़े करना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गंभीर सवाल खड़ा करता है। तीसरा विषय, इस पूरे मामले में राम झरोका की ये जो जमीन 8 पट्टे, जो 16,000 स्क्वायर फीट लगभग ये जमीन आवंटन की, लगभग 8-10 करोड़ की डील, ये 69A के तहत जारी कर दिया। आप मुझे बताइए, 69A तहत, आप भी कानून की जानकारी रखते हैं, 69A पूर्वजों की संपत्ति, ये तो मंदिर की जमीन है। अगर पूर्वजों की संपत्ति के अधीन पे, एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे ये 69A के तहत पे एक्शन लिया जाता है। तो इस पूरे मामले में प्रशासन को लगभग 75 लाख रुपए के कमीशन में कोई लॉ देखा नहीं, कोई रूल देखा नहीं, रूल्स की धज्जियां उड़ा दी और 69A के तहत ये जारी कर दिया। और दुख इस बात का है, जब कलेक्टर महोदय ने आयुक्त को पत्र लिखा कि इस पट्टे को निरस्त किया जाए क्योंकि ये 69A के तहत गलत तरीके से पट्टे जारी किए हैं, तो साथ में एक स्टेटमेंट भी दे दिया
जिससे मुझे बहुत आहत हुआ कि कलेक्टर महोदय की ऐसी कौन सी मजबूरी, उन्होंने कहा कि यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह राजस्व भूमि है। राजस्व भूमि? अरे स्टेट टाइम से राम झरोका के जो जमीन कब्जे में है, वहां फूल फल गाय सारी तमाम कमेटी आज भी एक्टिव है, जवाबदेही देने के लिए तैयार है। और अगर ये राजस्व भूमि है तो 2002 का पट्टा क्या कहता है? जब 2001 में ही जयराम दास जी को यह प्रतीत हो गया कि राम झरोका से जुड़ी तमाम जमीन जो बाउंड्रीज है ये हमारे कब्जे में है स्टेट टाइम से, तो उन्होंने उसी समय पे इस 2002 में ही पट्टा बनवा लिया था। ये बार बार कहते हैं कि 2001 के वसीयत में ये पट्टे का इसकी जानकारी नहीं है, 8 पट्टे को लेके। 2002 में जब पट्टा बना है तो 2001 के जिक्र किस बात का? तो कलेक्टर महोदय ने जो दबाव में आके ये जब जवाब दिया, एक तरफ आप कह रहे हो कि पट्टे खारिज करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये राजस्व भूमि है। आज कलेक्टर महोदय प्रूव करें कि किस आधार पर राजस्व भूमि है। आप मुझे बताइए, अगर राजस्व भूमि होती, अगर नगर पालिका नगर परिषद की जमीन की भूमि होती तो ये 50 साल में क्या खाली पड़ी रहती? अभी तक तो बिल्डिंगें बन जाती, अभी तक तो कमर्शियली सब कुछ हो जाता बेचा। तो आप मुझे बताइए, ये दबाव वाले आवाज क्यों कलेक्टर महोदय ने इस मामले में उठाई? और आप सभी को पता है, मंदिर की जमीन को लीज पे भी अगर देना था तो स्पष्ट रूप से 2011 का उदयपुर देवस्थान का बकायदा ऑर्डर है, जिसमें संत सीताराम दास जी को यह बताया गया है कि आप अकेले सोल अथॉरिटी नहीं है आपको लीज में देना या बेचान को लेके। कमेटी का वीटो यूज होगा, कमेटी के मेजॉरिटी के डिसीजन के उपरांत आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। कहीं पर भी कमेटी के जो 11 मेंबर और 2010 के फैसले में करीबन 13 मेंबर सीताराम दास जी से मिला के उनके फैसले के साथ होना चाहिए, तो केवल एक व्यक्ति इस पूरे मामले को एग्जीक्यूट किया। तो इस पूरे मामले में आपने देखा होगा, ये जो 99 साल की जो लीज जो जारी की वह अवैध है। ये तो एक रूप से बेचान हो गया। और इस पर आप सभी को पता होगा 2017 में अरियंत मेडिकल का भी एक जमीन का राम लक्ष्मण मंदिर की जमीन को लेके भी 750 स्क्वायर फीट की बात आई, तब 2000 उसका भी फैसला आ गया। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट ने खारिज और नल एंड वॉइड कर दिया और यह बता दिया कि सीताराम दास जी की सोल अथॉरिटी नहीं है मंदिर को लीज में देने के लिए। जब वो खारिज कर दिया तो मेरे ऊपर एक गंभीर, मैंने काफी एक सोच पे पड़ गया कि इतना बड़ा गंभीर मामला हुआ, हम इतना बड़ा उठा रहे, क्योंकि अगर हमारा मंदिर सुरक्षा नहीं तो जनता क्या सुरक्षित रहेंगी? बीजेपी की सरकार है, देश हित की बात करते हैं, रामराज की बातें करते हैं। तो आप मुझे बताइए, इस पूरे मामले में मैंने सोचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? तब कई सारे विषय, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मैं जब राम झरोका के मामले में अध्ययन किया तो मेरे सामने एक 99 साल की आदर्श विद्या मंदिर वाली लीज मेरे सामने, आदर्श विद्या मंदिर। अब आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती के अधीन आती है। विद्या भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 36 अभियान में से एक अभियान है, प्रकल्प है विद्या भारती। तब मैं आज एक सवाल करना चाहता हूं कि किस तरीके से मंत्री के बेटे ने संघ वालों, मतलब आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती को भी गुमराह कर दिया और इसमें शामिल कर दिया इस प्रकरण में, ताकि कल को जाके इस प्रकरण में कोई आवाज बाहर आती है तो संघ इस पे टिप्पणी न दे। ये 99 साल की नीति मात्र नोटरी किए हुए हैं। और आपको पता है 2 फरवरी के बाद नोटरी की कोई वैलिडिटी नहीं है। नोटरी की कोई वैलिडिटी नहीं है, आज नहीं तो कल ये खारिज होने वाली है, खारिज होनी भी चाहिए। तो सवाल ये उठता है, क्या आदर्श विद्या मंदिर ने जो भी ये 75 लाख का हवाला दिया है, क्या इन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया? क्या एक नोटरी के माध्यम आधार से पूरे मामले को एग्जीक्यूट कैसे कर दिया? एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस पे क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस पे पूरे मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। ऐसे ये एक 99 साल की लीज एग्जीक्यूट नहीं की है, ऐसे कई सारी
चाहे वह रोहिड़ा में द्वारकाधीश हो, चाहे वह अभी ज्ञान सागर हित सागर हो, इस तमाम जगहों पे 99 साल की ये लीज जारी की है। तो क्या ये अवैध है? इसको खारिज करना चाहिए। तो अभी तक खारिज क्यों नहीं हुई, ये मुख्य रूप से सवाल खड़ा करता है। चौथा, भारी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने सबके सामने ये कहा, मंत्री जी ने ये कहा कि मैंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी में कलेक्टर महोदय, एसडीएम, एडीएम, आयुक्त तमाम लोग इन्वॉल्व रहेंगे और वो जांच करेंगे। वो बात होके 2 महीने हो गए। क्या अभी तक इस कमेटी ने कोई जांच शुरू की? क्या इस पूरे मामले में वहाँ ज़मीन पे जाके हकीकत क्या है, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया? नहीं किया। मैं ये तमाम राम जरोका मंदिर ट्रस्ट के अधीन जितनी भी ज़मीन है 9 जगह 2 बार जाके आ चुका हूँ। जब उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है उस पे जाके आप निरीक्षण करके आए कि इस पूरे मामले में आखिर है क्या। तो इस 2 महीने के मामले में भी इस पूरे विषय में अगर कलेक्टर महोदय और ये तमाम कमेटी, जब ओटाराम जी ने कहा वो अभी तक एक्शन नहीं लेती, तो ये क्या प्रतीत करता है? ये सबसे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि ये राजस्वी का नुकसान है। करोड़ों रुपए की लेन देन हुई है। जब करोड़ों रुपए की लेन देन, इतने करोड़ रुपए आए तो कहां से आए, किसको दिए, किसको जाने, सरकारी रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? तो ये टैक्स इवेशन है। इसमें सीधे रूप से ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये 50 करोड़ रुपए का मामला है। हमें ओटाराम जी पर अभी कोई भरोसा नहीं है। इस पूरे मामले में जब ओटाराम जी ने चुप्पी साधी, अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं होनी, पूरे इस 2 फर्जी जो वसीयत, एक ओरिजिनल और एक फर्जी वसीयत जब सामने आई, इस पूरे मामले में न फॉरेंसिक जांच होना, और जिस तरीके से अभी तक किसी एक भी अधिकारी को मात्र आपने सस्पेंड किया, वो भी किस आधार पे सस्पेंड किया? ना कारण बताओ नोटिस, आपने केवल उनको सस्पेंड इसके लिए किया क्योंकि वो आगे जाके वापस स्टे लेके आ जाए। और नगर परिषद ने भी पट्टे खारिज किए अपने 73B पावर एग्जीक्यूट करते हुए। 73P पावर में भी एक नियम है कि आपको पिटिशनर को 7 दिन की समय देना होता है रिप्लाई के लिए। उसके उपरांत डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपने अधिकारी को भी बिना किसी कारण बताओ नोटिस आपने उनको हटाया। आपने 73B को बिना किसी प्रोसेस को पूरा करके हटाने का मतलब पिटिशनर कोर्ट में जाए और स्टे लेके आए। जब मामला 50-50 का जब स्टेटमेंट जारी होता है ना, तो कोर्ट ये बिल्कुल कहता है कि जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, वो स्टे लेके आए। और पिछले 2 महीने से एक कमेटी काम इसके लिए नहीं कर रही क्योंकि ये जितने भी लोग इस पर इन्वॉल्व हैं, ये 10-12 लोगों का नाम आ रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हुए कोई ऑर्डर पारित करके लाए। अब आप बताइए, ओटाराम जी कहते हैं कि तेजराज जी प्रूफ लेके आ जाए कि ओटाराम जी या उनके बेटे ने गड़बड़ी की है। ये तो साधारण सा व्यक्ति भी जानता है। कोई भी मंत्री नेता अगर घपले करता है या घोटाले करता है तो अपने नाम की जमीन रजिस्ट्री नहीं करता, अपने बेटे के नाम पे नहीं करता। वो तो अपने चुने जो मित्र मंडली या उनके कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं उनके नाम पे एग्जीक्यूट किया जाता है। ये तो आम बच्चा भी जानता है। और मंत्री जी कहते हैं इसमें मेरा मंत्री जी से सीधा एक ही कहना है कि अभी भी समय है, आप इस पर एक्शन ले। आपके बेटे ने किया जो किया, अभी भी जनता माफ करने के लिए तैयार है अगर ये मंदिर की जमीन वापस आप सुरक्षित करवा दो। और अगर घोटाले ही करने थे मंत्री ओटाराम जी को तो ऐसे कई रास्ते हैं, आप सभी को पता है। हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन में कई नेताओं का नाम आया था जिसमें 20% कमीशन 10% कमीशन की बात आई थी। तो ऐसे कई मामले हैं। सिरोही के बीजेपी को कौन चला रहा है? अपने आप को किसान नेता कह रहा है, वो दारू का व्यापार कर रहा है, स्पा चला रहा है। स्पा चलाने वाला आज बीजेपी को चला रहा है। दारू का ठेकेदार बीजेपी चला रहा है, राम राज्य की बात कर रहा है। वैसा ही सिस्टम ओटाराम जी भी तो कर सकते थे। अरे जहां जाके सिरोही जिला इतना बड़ा है,
जा जाके मंदिर की जमीन आपको हाथ लगी, ये बेहद दुख की बात है। और अभी क्या हो रहा है, जो दूसरी और भी जमीन बची है वहां पर जितने भी महंत और जो संत वहां जो देख रेख कर रहे हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो उसके बारे में भी मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि किस तरीके से कमेटी के मेंबर्स, कमेटी आज भी एक्टिव है, कमेटी आज भी बयान देने के लिए तैयार है, कमेटी आज भी ये जहां भी सरकार में जहां फैसला देना है, जवाब देना है, उनके लिए तैयार है। तो इस पूरे मामले में प्रशासन ने एक भी बार जवाबदेही क्यों नहीं हुई, इसके लिए बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। महाराज जी बोलो, आज आपके सामने, महाराज जी लाओ आओ, आज इस राम झरोका मामले में एक नया मोड़ भी है, नया विषय भी आपके समक्ष रखूंगा। महाराज जी बियो हटाओ, थोड़ा पग रखो, सीधा हो रहा, बैठो। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि 5 ऐसे गंभीर विषय भी थे जिसमें फर्जी वसीयत, एफआईआर ना दर्ज करना, कमेटी बनाने के बाद भी एक्शन ना लेना, 69A के तहत पट्टे जारी करना, एक भी किसी अधिकारी पे एफआईआर, ये सारी तमाम ना होने का और डराने धमकाने की बात जो आ रही है ये है। आज मेरे साथ मौजूद है सूरदास जी नरसिंह जी महाराज, जो लाज शिवगढ़ जो पंचायत है वहां का देखरेख करते हैं। ये पिछले 50 साल से राम झरोका मामले में संत जयराम दास जी के चेले हैं और उन्होंने सेवाएं दी है। संत जयराम दास जी के ये पहले पाटवी शिष्य है। संत जयराम दास जी ये चाह रहे थे कि आगे जब हमारे प्रतिनिधि, जब आगे कोई नैन महंत सूरदास जी बने, लेकिन इनको आंखों की रोशनी नहीं है, ये नहीं देख सकते हैं। इसके लिए जयराम दास जी को प्रतीत हुआ कि इतनी बड़ी भूमि है करोड़ों की, तो कल को जाके संभालना बड़ा बेहद मुश्किल होगा। इसके लिए इनको लाज भेज दिया गया, जहाँ राधिका दास महाराज जी की धुनी है, जहाँ संत जयराम दास जी की भी तपस्या है, वहाँ उन्हें भेज दिया गया कि आप वहाँ संभालिए, और सीताराम दास जी को यहाँ पर राम झरोका पे बैठा दिया। अब पिछले कुछ दिनों से कमेटी मेंबर्स, जो भी 11 मेंबर्स हैं, उनको धमकियाँ आ रही है कि आप इस पूरे मामले में कुछ ना बोले, एक्शन ना दे, कहीं बयान ना दे, स्टेटमेंट ना दे, धमकियाँ आ रही है। इस पूरे मोड़ में कुछ दिन पहले सूरदास जी महाराज तमाम वह जानकारियाँ जानते हैं, क्योंकि ये जयराम दास जी के साथ 1990 से जुड़े हुए हैं। तो इतने करीबन 40-50 साल से राम झरोका मामले में जुड़े हुए, ये तमाम जानकारी जानते हैं। ये तमाम बयान देने के लिए तैयार है कि किस तरीके से, ये तो स्टेट समय की प्रॉपर्टी है, ये कोई नगर पालिका या नगर परिषद से खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। और इन्हें कुछ दिन से धमकियां आ रही है जान से मारने की। क्यों? क्योंकि जब लाज में भी ये 99 साल की लीज देना चाह रहे, वहां भी लगभग 20-25 बीघा जमीन है, हड़पना चाह रहे हैं। इसके लिए इनको धमकियां आ रही है जान से मारने की। इनकी एक खूबी है, इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार आप आवाज सुनते हैं तो उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं। तो इस पूरी घटना में महाराज जी भी अपने 2-3 विषय आपके समक्ष रखना चाहते हैं, ताकि जनता के सामने पता चले कि इस कुशासन वाली सरकार में मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारे संत महात्मा सुरक्षित नहीं है, तो जनता का क्या हाल होगा। महाराज जी, पत्रकार महोदय अपना हमें बेटा है जी, तो आप राम झरोका मामला में काका जानकारी जानो, आप बे बात राखो ने आपरा आती कुछ दिन थी का घटना हुई है वन्य जानकारी आप दियो, चुर करो। पहली बात तो मतलब ये ने राम झुड़ुकारी जो ये पूरी प्रॉपर्टी है वो राम झुड़ुका की दरबार लोग राजा महाराजा दी हुई है, ठीक है न। पहली बात तो है ये 2 भाई थे, लक्ष्मण दास जी और लक्ष्मी दास। लक्ष्मण दास जी राजगुरु में रहिए और लक्ष्मी दास जी मतलब नाराज होके मतलब जाने लगे। तो पहला ये दरबार लोग मतलब यानी ध्यान रखते थे कि भाई बड़ा आमदी कोई अच्छा आमदी है तो मतलब स्टेट फी नहीं जानो चाहिए। तो इस हिसाब से ये मतलब रखा
ये राम जड़ुका की जगह मतलब दरबार राजा शिव सिंह दी, ठीक है न, शिव सिंह राजा मतलब दी, ये लक्ष्मी दाजी बावसी को राम जड़ुका मतलब बसाया। ये जो पागती वाव है, बीजे है, ये जो ये पट्टा बनाया जो बोल रहे हैं, ये मतलब नगर पालिका का नहीं खरीद कर लिया, और ये हमारे राजा महाराजा का दिया हुआ है। और बगीचा था, गायों के वहाँ मतलब रजगा था, और मतलब ऐसे रजगा बोते थे, मतलब यानी जो फल फ्रूट है बगीचा में, ऊपर फूल है, बीज है। ये तो पहला मतलब स्टेट दरबार रे बटे जाता फूल, राजगुरु द्वारा में माँ मंदिर में जाता। और ये हमारे जो पंपरा भूमि है वो मतलब गोपाल जी के नाम से ही है जी। और बीजी बात है कि हमारे गुरुजी राम जड़ुका में मतलब हरिराम जी वापसी रहते थे, और राजगुरु में मतलब ज्ञानदास जी वापसी रहते थे। तो ये हमारे राजा महाराजा की बख्शिश दी हुई है, और ये मंदिर की भूमि है, ये बेच नहीं सकते। जो बेचते हैं तो मतलब यानी वो गलत उपयोग है, इसकी कोई गुआड़ी नहीं। तो इस हिसाब से मतलब आपको सरकार ने ही और नगर पालिका ने मतलब सोचना जो है, बड़ी बड़ी बात मतलब विचार करना जो है। मैं तो मतलब बोल देता हूँ कि ऐसा होता है, पर मतलब ये पब्लिक पर यहाँ सिरोही की जागृत द्वारा मतलब ये जमी पट्टा कैसा बना की बनाविया, मतलब वो कोई पता ही नहीं, मतलब इसकी सरकार कोई सोचती नहीं जी। महाराज जी अपराधी कुछ दिन थी का घटना घटे रही ये मतलब यानी बार बार मतलब मेरे को क्या मतलब यानी मारने के लिए मतलब ताकते हैं। तो कि मतलब यानी महाराज को सूरदास जी देखते नहीं, मतलब इसको मार लो, ये पूरी प्रॉपर्टी में हमारे को मिल जाएगी, इसकी कोई धमकी नहीं होगी। तो ये ट्रस्ट वाले हैं, तो मतलब ये लाई, ये तो मतलब बाजार में रहते हैं, हम तो जंगल में रहते हैं, हमारे कौन है, हमारे तो गुरु लोग और भगवान है, सूर्य भगवान, ठीक है न, वो रक्षा करते हैं। ये लोग मतलब मेरे को 2 बार मतलब ऐसी ऐसी घटना हुई है, मतलब रात को गाड़ी लेके आते हैं, मतलब 11 बजे 10 बजे 11 बजे, और मतलब मेरे को मारने की प्रैक्टिस करते। मगर मतलब मेरा कोई मौके के विधाता सबसे लेख लगा है, वो कोई झूठा नहीं जाता। मरना वाला और राखने वाला वो भगवान होता है, तो वो तो कोई कड़ा रखता है। महाराज जी कौन से लोग हैं जो गाड़ी लेके आते हैं आपको मार रहे हो, कौन से आपने उनको पहचाना, आपको कोई ध्यान है उन लोगों के बारे में? हमारे को ऐसा ध्यान है कि भाई जो ये भाई है ना, इसका पिताजी थे तलक भाई। तलक भाई इस गाड़ी की मतलब कोई नंबर न थे, प्लेट न थे, और वो गाड़ी मतलब क्या पता कहाँ की लाई हुई थी, और यहाँ मतलब रात को घूमती। फिर मतलब थाना में रिपोर्ट दी, तो वो क्या पता मतलब यानी पता, और तलक भाई मतलब यानी पता गुजर गए, मतलब यानी वो रिपोर्टें दी थी, मतलब कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं की। जब मतलब यानी वसुंधरा के टाइम मुख्यमंत्री वसुंधरा जी था, तो यानी मतलब अजय मेरे बात में करते हैं, मतलब यानी कि महाराज को मार दो, पर वो भगवान तो रक्षा करते हैं। और अभी भी मतलब मेरे को ऐसे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मारने के लिए, मगर इसका कोई सरकार मतलब यानी कोई ध्यान देता नहीं, और ये लोग सोचते हैं कि महाराज को मारो। कुल मिला के हाँ ऐसा है कि जी मैं आप सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं जी कि जब 2002 में ही पट्टा बन गया, जो ये 8 पट्टे की बात आई, और महाराज जी ने को पता था कि आगे जाके ये गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मंदिर से जुड़ी तमाम संपत्ति के साथ खुर्द-बुर्द हो सकता है, तब उन्होंने ये जारी करवाए पट्टे। तो आप बताइए नगर परिषद में ये 2002 की ये जो प्रतिलिपि है, ये जो 2002 के पट्टे के प्रोसेस की प्रतिलिपि क्यों मिसिंग है, किसने निकाल दी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहता है। दूसरा चीज, जब मैंने आपको कहा कि इस पूरे मामले में हमारे हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, तो क्या जोधपुर में बैठे विद्या भारती के प्रचारक प्रांत संगठन मंत्री श्री रवि कुमार जी, प्रांत सचिव श्री महेंद्र जी दवे और प्रांत निरीक्षक श्री गंगा विष्णु जी को ये ज्ञात है कि सिरोही में ऐसी एक घटना घटी है, जब मंदिर का आदर्श विद्या मंदिर का पैसा इस तरीके एक नोटरी के आधार पर एग्जीक्यूट किया गया है। कल को जाके ये तो निरस्त होने वाले हैं,
तो ये पैसे तो एक बार दे दिए, क्या वैसे वापस आएंगे? मैं आज स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने ये प्रतीत करना चाहता हूं कि राज्य मंत्री ओटाराम देवसी की दबी नस, क्योंकि बेटे विक्रम देवासी और उनकी मित्र मंडली की इन्वॉल्वमेंट के वजह से आज चुप्पी साधर करना और प्रशासन पर दबाव बनाना, संत लोगों को, साधु संतों को धमकाने मारने का जो प्रयास किया जा रहा है। 4 महीने से कमेटी के अध्यक्ष जब एफआईआर करना चाह रहे, एफआईआर नहीं हो रही और तेजराज सोलंकी पे आधे घंटे पे एफआईआर हो जाती है, इसका दोहरा मापदंड क्यों? इस पूरे मामले में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि ईडी इस पर जांच करे, क्यों राजस्वी नुकसान भी है, 50 करोड़ रुपए का धांधली हुई है, काफ़ी बड़ा घोटाला है। हमें सिरोही के विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमें प्रशासन सिरोही पे भी अब विश्वास उठता चला जा रहा है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा। तो ये मेरी मुख्य मांग है। ये स्पष्ट साबित करता है बीजेपी का विधायक, हमारा नेता, मंदिर की भूमि, मंदिर की जमीन के साथ छेड़छाड़ी हो रही है और वो चुप बैठे हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। थैंक यू जी। आप स्वयं भाजपा से हैं जी। आपने तमाम एविडेंस कलेक्ट कर दिए हैं, तो फिर आपने उच्च लेवल तक, सूबे के मुखिया तक ये चीजें क्यों नहीं पहुंचाई अभी तक? आपने ईडी को शिकायत क्यों नहीं की इस मसले को लेकर? ओके, सबसे पहले तो ये है कि ये जब मामला मेरे सामने आया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था राम जरोका भूमि प्रकरण। ये केवल 8 पट्टे और 10 करोड़ तक सीमित नहीं, ये घोटाला 50 करोड़ से ज़्यादा है। और राम जरोका मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर ट्रस्ट और राजगुरु स्थान के कई प्रॉपर्टी है, वो सारे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सीधे रूप से मंत्री ओटाराम देवसी शामिल है, उनके बेटे विक्रम देवसी शामिल है और उनकी मित्र मंडली इस पूरे मामले में शामिल है। क्योंकि गंभीर विषय ये है, 5 मेजर मुद्दे आज मैंने उठाए। सबसे पहले, जब एक जमीन पे 2 वसीयत सामने आई तो क्या वसीयत का फॉरेंसिक जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, पहला चीज। दूसरा, जब फर्जी वसीयत सामने आई तो कमेटी के अध्यक्ष, राम जरोका मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष नटवर लाल जी ने जब कंप्लेंट दर्ज कराई तो एफआईआर अभी तक 4 महीने में क्यों नहीं ली गई? तीसरा, 69A के तहत पट्टे जारी किए वो अवैध रूप से थे, जिसमें कलेक्टर महोदय ने भी जो आयुक्त को जब लेटर लिखा उसमें कहा राजस्व भूमि प्रतीत होती है। किस आधार पर राजस्व भूमि होती है जब इनके 2002 का पट्टा भी है और 100 साल के मंदिर के कब्जे में? चौथा, ओटाराम जी ने भरी मीटिंग में ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कमेटी बनेगी जिसमें कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम सारे तमाम लोग जांच करेंगे। 2 महीने हो गए, अभी तक वो जांच नहीं हुई, इस पर सवाल खड़ा होता है। पांचवा, कई सारे ऐसी तमाम जगहों पे 99 साल की लीज दी गई है जो अवैध है। केवल एक व्यक्ति इस पे, कमेटी का इस वसीयत पे स्पष्ट रूप से लिखा है, महंत सीताराम दास जी अकेले निर्णय नहीं ले सकते, कमेटी का फैसला भी लेना जरूरी है। कमेटी का उल्लेख नहीं किया गया तो ये अवैध है और ये तमाम जो जगह लीज पे 99 साल की दी है वो अवैध है और उसको खारिज करने का मैं मांग करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा, संज्ञान लेते हुए ईडी इन्वॉल्व हो, क्योंकि करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है और राजस्वी नुकसान भी हुआ है। धन्यवाद।